नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज मसूरी से खबर के साथ, जहां मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिविर उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा, जिस प्रकार से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, जीडीपी में ग्रोथ हो और लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाने को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मंत्रियों का समय समय पर प्रदेश के दूरदराज इलाकों में प्रवास हो, जिससे कि दूरदराज इलाकों का विकास हो सके। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसडीपी में ग्रोथ है, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारीगणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने, बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो, और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने, हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और इस अमृत से हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग सेशन में लक्ष्य निर्धारित होंगे, दिशा तय होगी कि हमें किस दिशा में जाना है, किस प्रकार के लक्ष्य हमारे हैं, कैसे हम हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें। ये चिंतन तो ये बहुत सारे विषय हैं। और देखिए, अभी जो हम लोग जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं हमारी लोगों में ये संदेश जा रहा है कि हम सब देहरादून बेस्ड योजनाएं बनाते हैं। पहले क्या था कि पहले के समय में लखनऊ बेस्ड राज्य चलता था हमारा। इधर संधू साहब जहां जहां आप कलेक्टर रहे तो खैर मैदानी जिले माने जाते हैं, लेकिन चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर और ये तो बाद में बने चंपावत, अल्मोड़ा है, टिहरी, ये सब क्या है कि एक तरह से उस समय की खराब पोस्टिंग मानी जाती थी इन जिलों में। और योजनाएं हमारी बनती थी सारी लखनऊ में। अब योजनाएं हमारी जो बनती हैं वो देहरादून में बन जाती हैं। और अभी जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे मीनाक्षी सुंदरम जी, तो उसमें प्रेजेंटेशन में यह आया कि जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है, और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हम कैसे जो है इसमें परिवर्तन करें, जहां पर हमारे लिए बहुत सारी जो है भगवान के द्वारा दी हुई तमाम चीजें हमारे पास हैं। और आज की स्थिति यह है कि भारत सरकार के स्तर पर, हमारे नीति आयोग के स्तर पर, तमाम जो हमारे संस्थान हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे बहुत प्राथमिकता से हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे पास सब कुछ है। अभी आपने बात करी हाइडिल में हम काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा। उसमें हमने कल नई वो भी लिया है, नई अमेंडमेंट, नई पॉलिसी भी करी है। हाइडिल में काम कर सकते हैं, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मैं अभी हिमाचल गया था, तो हिमाचल के मुझे 15-16 जगह जाने का, अलग अलग जगह पर, क्योंकि रैलियों के लिए और चुनाव के दौरान में गया था। तो मैंने वहां पर देखा
कि हमारी और उनकी जो जलवायु है या हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, मौसम है, वो काफी मेल खाता है। तो ये उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर में मुख्य सचिव एसएस संधू ने अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिंतन शिविर में अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि आईएएस अधिकारी फाइल पर नो करना ईगो समझते हैं, नकारात्मक रवैया रखते हैं और काम के निस्तारण के बजाय उसे ना कहने में अपनी पावर समझते हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों को यह लगता है कि किसी काम के लिए उनका ना कहा जाए तो इसकी उनको ताकत झलकती है, जबकि मेरे हिसाब से आईएएस का मतलब होना चाहिए आई हैव सॉल्यूशन। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव होना। हम एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं जो रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है मुंह में, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप जैस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कह देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया, मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं, बैठ के सुनाते भी हैं, फला आया, इतना आया, मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में, यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स, यू आर पेड सैलरी नॉट टू से नो, नॉट टू स्टॉप थिंग्स। फाइंड ए वे, इफ यू आर इंटेलिजेंट, फाइंड ए वे, कैसे करना है। रूल हमने बनाए, अक्सर हम रूल कोट करते हैं, ये रूल अलाउ नहीं करता। अगर इश्यू इतना बड़ा है तो रूल चेंज कर दें, हम ही ने तो बनाया है, किसने बनाए हैं रूल। अभी हमने परसों की कैबिनेट में सीएम साहब ने अप्रूवल दिया, कितने एक्ट अमेंडमेंट के हमने प्रस्ताव पास कर दिए। एक्ट से बड़ा रूल नियम क्या होता है। तो 1 मिनट में तो कैबिनेट अप्रूव हमारी कर रही है, सीएम साहब का पॉजिटिव अप्रोच है। हर चीज में तो हम कैबिनेट से 1 मिनट में अप्रूवल ले लेते हैं। रूल बदलना हमारे हाथ में है, जियो बदलना हमारे हाथ में है, लेकिन हम कोर्ट किए जा रहे हैं, बार बार कोर्ट किए जाए, ये नहीं हो सकता, जियो में लिखा है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं कोशिश करते कि प्रपोजल अच्छा है तो इसका हम रूल चेंज कर लें, जियो चेंज कर लें, काम हो जाए, जनता को फायदा हो जाए। ये हम इसके बारे भी, हमें अपनी अप्रोच बदलने के बारे भी चिंतन करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अनजाने में हमारी हैबिट बन गई है, हम नोटिस ही नहीं कर पाते, हमसे हो ही जा रहा है। ये नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, इतने सालों की हैबिट भी बन जाती है, हमें लग ही नहीं रहा कि हम रोक रहे हैं किसी चीज को। कहते हैं, लेकिन ये सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज एक सिंपल चीज होती है। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप चीज को सिंपल बनाएंगे, अगर आप कम इंटेलिजेंट हैं आप चीज को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मैं कंसल्टेंट जितने हमारे आते हैं, जहां भी कुछ बैठे हैं, प्लीज बियर विद मी एंड डोंट माइंड इट। कंसल्टेंट को मैं अगर लाइटर वेन में कहता हूं कि कई कंसल्टेंट आते हैं हमारे पास, हम ही से पहले सीखेंगे, वो सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में जार्गन यूज करेंगे, एक बढ़िया किताब फोटो वोटो लेकर ग्लासी लिखाएंगे और फिर हमें कहेंगे ये रिपोर्ट, उसमें ऐसे लफ्ज लिख देंगे जो किसी की समझ ना आए। फिर हमारे लोग पढ़ेंगे, वो कहेंगे तो समझ नहीं आ रहा, फिर कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे इसका क्या मीनिंग है। उस सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि उनकी वैल्यू बन जाए। और दिस इज अनइंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं सभी को, आपको भी, पहले भी आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा, आज फिर कह रहा हूं, कीप थिंग्स सिंपल। इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्योंकि जो हम जिस पैराडाइम में हम घिरे हुए हैं, रूल्स में हर चीज, वी आर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, और 24 घंटे हम रूल्स के घिरे रहते हैं, और रूल के हर किसी रूल का वायलेशन ना हो जाए, उसको बचाते बचाते इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बना देते हैं कि जियो आप खुद पढ़िए, आपको समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है।
उत्तराखंड सरकार का मंगलवार से मसूरी में 3 दिन तक चलने वाला मंथन शिविर शुरू हो गया है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का शुभारंभ किया है। इस शिविर में राज्य सरकार के अफसरों से लेकर मंत्री उत्तराखंड 25 वर्षों तक कैसा हो, किस प्रारूप का होगा, इस पर मंथन होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस शिविर में पहुंचे हैं। हम जो भी योजनाएं यहाँ से भेजते हैं, मैं नहीं समझता कि कितनी क्विक एक्शन होता होगा। उदाहरण के लिए हमने जब से विभाग संभाला, मेरी कोशिश रहती है कि केंद्र से अधिक पैसा लाकर उसका क्रियान्वयन हम करें। हमने 100 कुछ करोड़ के प्रस्ताव हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के को भेजे थे और उसका पैसा स्वीकृत हो गया है। और आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे सारे सेक्रेटरीज उसमें होंगे और 24 तारीख को सभी विभागीय मंत्रियों ने अपना विभाग का जो रोड मैप है, अपना प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पर देना है और निश्चित ही इसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। और जिस आशा विश्वास के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ है, उस ध्येय को हम पूरा करेंगे। हम जो भी योजना देहरादून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रिकॉर्ड रूम की महत्वपूर्ण फाइलें चोरी होने का मामला बेहद गंभीर है, जिसको देखते हुए नगर निगम की ओर से नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम की फाइलों में ऐसा क्या था कि उनकी चोरी की गई। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जो फाइलें चोरी हुई हैं, उनकी डिजिटल कॉपी नगर निगम के पास सुरक्षित है। रिकॉर्ड रूम में चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुका था, तो उसका डिजिटल माध्यम से उसको तत्काल रिक्रिएट कर लिया जाए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है कि जल्दी इस के संबंध में जो है तहकीकात कर ली जाए और इसको सॉल्व कर लिया जाए। और हमारी तरफ से भी पुलिस को भी पूरा सहयोग रहेगा और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो भी स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमराज हैं या निगम के अंदर जितने भी हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, यदि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ कैप्चर हुई है जिसके माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो तत्काल से तत्काल इसमें कार्रवाई हो सके। दस्तावेज चोरी हुए हैं, गंभीर विषय है और ये क्या कारण था कि जो चोर ने खाली कागजों को ही टारगेट किया है, इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि इसकी जांच की जाए। पुलिस में रिपोर्ट इसकी दर्ज करा दी है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि उसकी हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर में हमारे पास उसकी कॉपी है, वो रिकॉर्ड जो है हमारे पास है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन ये घटना जो हुई है, इसकी हम अपने स्तर से भी इसकी जांच। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा निदेशक उद्यान विभाग दारा दी गई 15 दिनों में जांच कर कार्रवाई का दावा आज 3 माह बाद भी अधूरा है। निदेशक उद्यान हरमिंदर सिंह बवेजा पर गंभीर आरोप हैं। अब इस जांच रिपोर्ट में कार्रवाई से अलग एक और बड़ा तथ्य सामने आया है कि जांच में 600 पेज का जवाब निदेशक हरमिंदर बवेजा की ओर से दिया गया है। मामले में मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उनके अधिकार कम किए गए हैं। जल्द ही रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार में कोई गलत काम करने वाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरमिंदर सिंह बवेजा को उद्यान विभाग के सभी कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। कल हमारी एक बैठक थी, मैंने सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने एक 600 पेज का जवाब बनाकर दिया है और हमारे अपर सचिव रणवीर सिंह जी उसको देख रहे हैं और उसको अध्ययन करने के बाद जो पढ़ने में आएगा, जैसे मेरा पटवारी आएगी तो उसमें तुरंत होगा। फिलहाल हमने उनका कुछ कम किया है, थोड़ा आगे भी मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार में अगर कहीं कोई भ्रष्ट है या कहीं इन्वॉल्व है तो उसकी कोई जगह नहीं। कल हमारी एक बैठक थी, मैंने उधम सिंह नगर में आपसी रंजिश में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इसमें जिले में सनसनी मचा कर रख दी है, जहां घटना जिले के किच्छा की है, जहां पुरानी रंजिश में युवक पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर उसे पेड़ से बांध दिया। इसके बाद में उसकी पत्नी व भतीजे को गन्ने के खेत में ले जाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी तीनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए हैं। इस दौरान नाबालिग बेहोश हो गई।
उसने होश में आने के बाद अपनी चाची को मोबाइल फोन दिया। तब जाकर पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आजाद नगर चौकी प्रभारी बसंत प्रसाद ने मौके पर पहुंच पेड़ से बंधे व्यक्ति को बंधन मुक्त कराया। पुलिस ने तीनों को सीएचसी किच्चा में भर्ती कराया। हालांकि मामला पुरानी रंजिश के चलते संदेह के दायरे में है। हमें सूचना मिली थी कि एक महिला के साथ जो है कुछ लोगों द्वारा रेप किया गया है। सूचना को हमारे चौकी इंचार्ज मौके पर भी गए थे और जो है अभी तक उसमें ये संज्ञान में आया है कि दोनों पक्षों के बीच में जमीन को लेकर काफ़ी रंजिश चल रही है। उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। अगर जो घटना में सही तथ्य पाए जाते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमें सूचना मिली थी कि रुद्रप्रयाग में प्रेमी के प्यार में विवाहिता ने जहर खाकर जान दी है। महिला 20 नवंबर को गायब हो गई थी। महिला अपने प्रेमी के पास चली गई थी, जहां दोनों ने जहर खाकर जान देने का निर्णय लिया, लेकिन विवाहिता ने जहर खा लिया जबकि युवक ने जहर नहीं खाया। युवक की निशानदेही पर गुमशुदा महिला का शव बरामद हो चुका है। बरामद शव की पहचान परिजनों द्वारा गुम हुई महिला के रूप में कर ली गई है। वंदना नाम है इसका। इसकी मिसिंग की कंप्लेंट उनके परिवार वालों ने दी थी, जिसके आधार पे पुलिस ने जो है इसकी पहचान इसको ढूंढना स्टार्ट किया। उस पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उस आधार पे हम एक व्यक्ति जो है इसको अरेस्ट किया था और उसके निशानदेही पे जो है हमने महिला का जो मृतदेह है और डेड बॉडी जो है वो बरामद की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई के गवाह रहे आयुष गौड़ ने अपने ऊपर जानलेवा हमले को लेकर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आयुष का कहना है कि उन पर अज्ञात हमलावर तब टूट पड़े जब वो रात में कैफे में खाना लेने गए थे। दूसरी तरफ कैफे संचालक ने भी आयुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन पर बदतमीजी करने का आरोप है। तो रात की घटना है जिस संबंध में कल जो है दो पक्षों की तहरीर आई, जिसमें कि दोनों पक्षों के एक दूसरे के खिलाफ जो है मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जो है क्रॉस एफआईआर की गई। अल्मोड़ा से अब खबर, जहां अल्मोड़ा में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कुमाऊं के 4 जिलों के पुलिस समाज कल्याण बाल आयोग महिला के लोगों की कार्यशाला की जा रही है, जिसमें मानव तस्करी को लेकर कानून विशेषज्ञों द्वारा कानून की बारीकी और उसके रोकथाम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने बताया है कि आज जिस प्रकार सीमाओं में मानव तस्करी के मामले आ रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 4 जनपदों के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मानव तस्करी में रोकने में मदद मिलेगी। आज यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, उस विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसको हम लोग प्रदेश राज्य महिला आयोग उसका की अध्यक्षता कर रहा है। उस विषय में सभी बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत 4 जनपदों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उन्हें एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से महिला ट्रैफिकिंग को रोकना है। और इस विषय में यही निर्देशित किया जाएगा कि आप लोग जो भी यहाँ कार्यशाला से सीख के जाएं उसको ज़मीन पे उतारें, धरातल पे उसे प्रयोग करें, धरातल पर उतार कर उसे कार्यान्वयन करें। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अग्निकांड में 13 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना सोमवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 5 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लालकुआ की सेंचुरी पेपर मिल के बाहर 119 दिन से अधिक समय से धरना दे रहे कर्मचारियों की मांग प्रबंधन ने अभी तक नहीं मानी है। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि धरने में हौसला बढ़ाने के लिए कई जनप्रतिनिधि आए जरूर हैं, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं सुनी है और अपने बात पर अड़ी रही है। हम यहाँ पे 10 वर्षों से सेंचुरी पल्प एंड पेपर को हमने अपनी जवानी के जो पीक जो यूथ का समय होता है वो हमने इनको दिया। इनने हमें गिफ्ट जो स्थायी देने के बजाय हमको वो उस भर्ती से वंचित कर दिया। बोलते हैं कि तुम्हारी एज 35 वर्ष से अधिक हो गई है, तुम्हारे पास वो ट्रेड नहीं है, जबकि जिस स्थानों पे इनने भर्ती करी उन्हीं स्थानों पे हम 10 वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं। हमारा अधिकार है जहाँ पे हमने काम किया है और हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई भास्कर सुराल जी कह रहे हैं
कि हमें वर्तमान जो विधायक है यहाँ के मोहन सिंह बिष्ट जी, और जिस तरह से उनको यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने एक जोश के साथ उनको यहाँ पर विधायक बनाया है, और हमें ये पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो हमको यहाँ पर न्याय दिलाएंगे और प्रशासन से हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे रोजगार की लड़ाई है और हमारे परिवार की लड़ाई है। हमको भूख हड़ताल हो गया और अभी तक मैनेजमेंट वाले हमको देखने तक नहीं आए, ना हमें ये वो दे रखा कि हम आपको बुलाएंगे, ये कह दिया कि हमारी ड्यूटी से बाहर कर दिया और बहुत ही तानाशाही हो रही है। हम यहाँ पे बीजेपी संगठन द्वारा जारी निर्देशों के बाद मंत्री अब जिलों के प्रवास कर रहे हैं। यही नहीं, 2 दिन रात्रि प्रवास पर जनता की समस्या को भी सुलझाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो सरकार दिन के उजाले में कुछ नहीं कर पा रही है, वह रात को किस समस्या का समाधान करेगी, यह समझ से परे है। तो देखिए, रात में किस तरीके से समस्याओं को सुधारेगी जब दिन के उजाले में समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रही, इसको लेकर कटाक्ष किया गया है। और लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है, प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से स्थापित नहीं कर पा रही है, बेहतर नहीं कर पा रही है। जिलों में मंत्रियों के रात्रि प्रवास पर कांग्रेस ने खासतौर से कटाक्ष किया है और ये कहा है कि सरकार दिन के उजाले में कुछ कर नहीं पाती है, ऐसे में रात के उजाले में कैसे किया जाएगा। दिन में समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है, वो रात में जाके किस समस्या का समाधान करेगी। रात को तो कोई और जाता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अगर रात को भी चल रही है, भाई क्या क्या पहरा देना चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप? अगर दिन में जनता का समस्या का समाधान करेंगे, दिन में क्यों नहीं जा रहे? इनके मंत्रियों को क्या दिन में जाने में डर लगती है क्या? कहीं ऐसा न हो कि इसलिए डर रहे होंगे कि काम कुछ किया नहीं, जनता पकड़ के मारेगी, आप रात को जा रहे हैं। सरकार देहरादून महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने परिवहन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के 2 बिंदुओं को उजागर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा, केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश का पालन उत्तराखंड राज्य परिवहन अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये आदेश दिया था कि बड़ी और भारी बसों को 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा और छोटे वाहनों को 1 जून 2024 से अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन राज्य में जितने भी छोटे या बड़े वाहन हैं, उनको आरटीओ के द्वारा अभी से ही फिटनेस सेंटर भेजा जा रहा है और जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार के आदेश का उल्लंघन स्पष्ट रूप से परिवहन अधिकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों का भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार के स्पष्ट आदेश है, गाइडलाइन है स्पेशल कि बड़ी भार वाहन और बड़ी लंबी जो बसें हैं, स्टेज कैरिज बसें, उसको जो है 1 अप्रैल 2023 से जो है फिटनेस सेंटर में भेजा जाएगा और जो छोटे वाहन है या मंझली गाड़ियां हैं उसका 1 जून 2024 से अनिवार्य किया गया है। और आपने देखा होगा अभी जितने भी वाहन हैं, छोटी हैं, बड़े हैं, सबको ज़बरदस्ती आरटीओ के द्वारा जो है फिटनेस सेंटर भेजा जा रहा है, जो यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। हमारी इसमें घोर आपत्ति है और हमारा इसमें विरोध है और कहीं ना कहीं हम इसके लिए बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।